स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश राज्य में बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर बनाए गए उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी प्रश्न पत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्रों पर आधारित एक सवाल से, जिससे कि मानचित्रों से संबंधित यदि कोई सवाल आता है तो आप उसको भी बड़े आसानी तरीके से एग्जाम हॉल में कर सके। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है और यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित बुलंदशहर की जो सीमाएं हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य के किन किन जिलों के साथ साझा होती हैं। तो बुलंदशहर की अगर हम स्थिति को देखें तो कुछ यहाँ पर इस तरह से बुलंदशहर स्थित है और इससे संलग्न जिलों की अगर हम बात करें तो आप देखें संभल, अमरोहा, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। तो यहां से आप देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बुलंदशहर के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में बुलंदशहर एक बार सुर्खियों में भी बना है, वह आप लोग समाचारों में जरूर देख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है। सवाल है, जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु का जन्म निम्नलिखित में से कहां हुआ था? प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती। दरअसल ये सवाल देखने में स्टैटिक है, लेकिन इसका जुड़ाव अभी हाल फिलहाल की समसामयिक घटना से भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा एक घोषणा की गई है कि जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु, जो कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए 8वें तीर्थंकर माने जाते हैं और ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वह इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और यह जैन धर्म के अनुसार 8वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित चंद्रावती नामक स्थान पर हुआ था और यहीं पर गंगा तट पर अभी इस घाट का उद्धार किया जाएगा। यहाँ पर पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न पर्यटन योजनाओं को लगाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर पर्यटन को तो बढ़ावा मिले ही मिले, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर मिल सके। तो इस तरह से यह प्रश्न जो है बी वाले विकल्प से संबंधित है, क्योंकि जो चंद्रावती है जहां पर जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार जो उनके 8वें तीर्थंकर हैं यानी कि चंद्र महाप्रभु, उनका जो जन्म है वह चंद्रावती में हुआ था। चंद्रावती कहाँ है? वाराणसी पर है और यही चंद्रावती पर गंगा के घाट किनारे घाट का अभी जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसको पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी गई है। यदि यहाँ पर आप देखें तो जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। यहाँ गंगा तट पर पक्के घाट का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन नंद बाबा की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन पर अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अभी हाल ही में इस मिशन की शुरुआत की गई है और इस मिशन के अंतर्गत जो भी दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ गांवों में ही जो दुग्ध है उसकी बिक्री को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए नंद बाबा मिशन की शुरुआत की गई है, यानी कि मिशन नंद बाबा की शुरुआत की गई है और इसके लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही साथ अगले 5 वर्षों में जो 5 जिले हैं यहां पर 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाए जाने की भी योजना इसके अंतर्गत शामिल है। तो यहां से दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो लिहाजा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। और यह जो योजना शुरू की गई है यह किसके द्वारा शुरू की गई है अगर बात करें तो अभी यहां पर आप देखिए पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री, यानी कि पशुधन और दुग्ध विकास मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना का शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि इस मिशन के लिए खर्च की जाएगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है अगर उसकी बात करें तो इसमें प्रदेश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने का उद्देश्य इसमें शामिल है। इसके साथ ही साथ यहां पर अगर देखें कि दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित की जा सके, यानी कि जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित किसान हैं उनको दूर दराज क्षेत्रों में ना जाना पड़े अपनी दूध की बिक्री के लिए, इसलिए सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जो दूध है उसकी बिक्री को उसी गांव में सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य रहे और इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें रही। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं।
सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर निम्नलिखित में से कौन से स्कूल या विद्यालय खोले जाने की सहमति रक्षा मंत्रालय ने दी है? आपके ऑप्शंस है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर इंटरमीडिएट राजकीय स्कूल। तो दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल खोले जाने की जो अनुमति है या उस पर जो सहमति है, जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय को भेज रखा था, उस पर अपनी सहमति जता दी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी एक नजर देख लेते हैं। तो अभी बात करें तो ये जो सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में खोले जाने पर सहमति जताई गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, इसमें मुख्य रूप से जो ये स्कूल बनाए जाएंगे वो PPP मॉडल पर होंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर होंगे। और ये स्कूल राज्य में कहां कहां पर खोले जाएंगे तो उसमें देखिए आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवी पाटन, अयोध्या, कानपुर नगर, यहां पर देखिए कानपुर नगर है, कानपुर देहात शामिल नहीं है, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी में खोले जाएंगे। अब बात करें उत्तर प्रदेश में अब तक कितने सैनिक स्कूल चलाए जा रहे हैं, तो 3 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। ये कहां कहां पर? अमेठी, झांसी और मैनपुरी। हालांकि इसके अलावा लखनऊ में भी एक सैनिक स्कूल चलाया जा रहा है, लेकिन उसका संचालन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, ना कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो उसको इसमें हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यदि अगर बात की जाए लखनऊ में सैनिक स्कूल की, तो हाँ, लखनऊ में भी एक सैनिक स्कूल चलाया जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सैनिक स्कूल बनाने की। तो यहां पर आप सभी देखें तो आपको पता चल गया कि इस पर सहमति किसने दी है। अभी रक्षा मंत्रालय ने सभी कमिश्नरी, जहां पर कमिश्नरी है, जहां पर कमिश्नरेट लागू है, वहां पर भी ये सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि वह ऐसे मंडल या ऐसे जिले जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, वहीं पर यह सैनिक स्कूल खोले जाने की सहमति रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के बातें रही सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया रैंकिंग 2023 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, 5वां, 7वां या 9वां? तो दरअसल अभी हाल ही में शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री जी द्वारा इंडिया रैंकिंग 2023 की सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में स्थित BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5वां स्थान मिला है और साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 9वां स्थान दिया गया है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि यह जो रैंकिंग प्रदान की गई है यह अध्ययन के क्षेत्र में दी गई है, ना कि ओवरऑल के बारे में। ओवरऑल से मतलब यहां पर यह है कि अध्ययन तो होगा ही होगा, साथ ही जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वहां पर होती है उनको भी जब शामिल कर लिया जाएगा तो यह रैंकिंग जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। तो उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर अध्ययन के बारे में हम बात करें तो अध्ययन के मामले में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त है, और वही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि यह जो स्थान प्राप्त हुआ है यह अध्ययन के मामले में है। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे अगर हम, तो पहला स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। वहीं अगर बात करें BHU की, तो इस ओवरऑल रैंकिंग में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग में 11वां मिला है, जबकि अध्ययन के मामले में 5वां मिला है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 5वां हो जाएगा। यदि यहां पर यह पूछ लिया गया होता कि ओवरऑल रैंकिंग में क्या स्थान मिला है, तब 11वां स्थान हो जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती है? विकल्प है पंजाब विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस। तो अभी हाल ही में 25 मई से 3 जून के मध्य उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था और यह इसका तीसरा संस्करण था। और अभी 3 जून को इसकी समाप्ति हुई है और इस समाप्ति के अवसर पर ही पंजाब विश्वविद्यालय ने इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि 3 जून को यह समाप्त हुआ है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन जो उत्तर प्रदेश में किया गया था 3 जून को समाप्त हुआ और यहां पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ इसने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ समग्र चैंपियनशिप का खिताब इसे दिया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें
तो जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक जो है यह तीसरे स्थान पर रहा है। और इसका आयोजन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किन शहरों में किया गया था, तो वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में इसका आयोजन किया गया था। गौतम बुद्ध नगर को ही हम नोएडा भी कहते हैं। तो इन जगहों पर इस पूरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, इसे इस चैंपियनशिप का खिताब दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस योजना के अंतर्गत विदेश में बसे राज्य के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों, पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर और ऐसे ही अन्य निर्माण कार्य करवा सकेंगे? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश कर्मभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृत्व योजना या फिर उत्तर प्रदेश जननी योजना। तो दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे निवासी जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं लेकिन उनका जुड़ाव उत्तर प्रदेश से है, यानी कि उनका जन्म स्थान तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अपनी आजीविका के चलते वह किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य देश में बस चुके हैं, लेकिन यहां पर वह अपने पैतृकों की याद में, अपने पुरखों की याद में कोई भी भवन निर्माण कराना चाहते हैं या उससे जुड़ी कोई भी योगदान देना चाहते हैं। तो अभी तक कोई प्रावधान ना होने के नाते वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उसमें योगदान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इस बाधा को दूर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जो भी विदेश में रह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो वह इस तरह के कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। यदि वह योगदान देते हैं तो पंचायती राज की धारा 15 के अनुसार 60% ही उन्हें देना होगा तमाम लागत का, जो भी वह भवन निर्माण कर रहे होंगे, बारात घर हो या कोई भी पार्क हो या कोई भी इस तरह की चीजें हो जिसका निर्माण कराया जा रहा होगा, तो उसमें केवल 60% राशि ही उन्हें देनी होगी, जबकि 40% राशि जो है राज्य सरकार अपनी ओर से देगी। और किस धारा के अंतर्गत? पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत। तो यह धारा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यहां पर देखें तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों, पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर और ऐसे ही अन्य निर्माण कार्य करवा सकेंगे। किस धारा के अंतर्गत? पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के अनुसार। और इसमें जो भी लागत आएगी 60% ही इन्हें देना है, 40% राज्य सरकार देगी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार चलाई जा रही दृष्टि संस्थान की ओर से शुरू कर दी गई है। और यह कक्षा जो है ऑनलाइन मोड पर होगी, जो कि आप सभी को दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं आप सभी को मिलेंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है पाठ्यक्रम से संबंधित, प्रवेश से संबंधित या कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें प्रवेश लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर और प्रबंधित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल पर। सवाल बनाया गया है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपके ऑप्शन है सूरीनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। तो यह जो सम्मान दिया गया है दरअसल अभी हाल ही में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है सूरीनाम के द्वारा। और यह सूरीनाम द्वारा दिया जाने वाला वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा सम्मान? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और इनको यह सम्मान जो है सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में दिया गया है। वहीं पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और यह सम्मान उनको यहीं पर दिया गया है। तो कभी कभी प्रश्न में इस तरह से भी पूछ लेता है कि 4 देश दे देंगे और 4 उनकी राजधानियां दे देगा, तो मैच द फॉलोइंग कर देता है कि आपको इनको मिलान करना है या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि सूरीनाम की जो राजधानी है कौन सी है? पारामारिबो, क्योंकि हो सकता है इससे जुड़ा कोई सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वोच्च सम्मान है नागरिक से जुड़ा हुआ वह भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अभ्यास एकता निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? भारत मालदीव, भारत इंडोनेशिया, भारत बांग्लादेश या भारत सूरीनाम। तो दरअसल अभ्यास एकता जो है यह भारत मालदीव के बीच आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बातों को देखें तो 4 जून से इसकी शुरुआत की गई है और इसका अंत कब होगा? 3 जुलाई को, यानी तकरीबन 1 माह तक यह अभ्यास चलेगा। और यह भारत मालदीव के बीच
एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से डाइविंग और जो भी स्पेशल ऑपरेशंस है इसमें इंटर कोऑपरेबिलिटी को बढ़ावा दिए जाना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। CL-20 क्या है? ऑप्शन है पनडुब्बी, लड़ाकू विमान, विस्फोटक पदार्थ या फिर मशीन। तो CL-20 एक विस्फोटक पदार्थ है। जनरली आप सभी देखते होंगे, RDX का नाम सुनते होंगे, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन CL-20 जो है यह इससे भी खतरनाक पदार्थ माना जाता है और इसके द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह अन्य विस्फोटक पदार्थों से कहीं ज्यादा होता है। और अभी इसकी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से यह सुर्खियों में बना हुआ है। तो इससे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि इसका क्या मामला है और यह क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसमें जो इसकी क्षमता है ऊर्जा उत्पादन की उसको 5 गुना बढ़ा दिया है। यहां पर आप देखें तो एक टीम ने 5 गुना बढ़ा दिया है। और इसकी मुख्य खास बात क्या है, यह एक गैर परमाणु पदार्थ, यानी कि यह कोई परमाणु नहीं है, यह एक गैर परमाणु पदार्थ है जो अन्य विस्फोटकों से इसे अलग बनाता है। और यह पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक पदार्थों में से एक माना जाता है। इसका असाधारण ऊर्जा का उत्पादन करना ही इसको अन्य विस्फोटक पदार्थों से अलग करता है, सबसे अलग करके इसको रखता है। अब यहां पर देखें RDX और HMX जो है ये आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक है, लेकिन जो CL-20 है यह इनकी तुलना में उच्च ऊर्जा उत्पादन करता है और इसे सैन्य अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता है यह RDX और HMX से भी कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज, यह एक गैर परमाणु पदार्थ है, परमाणु पदार्थ नहीं है। साथ ही साथ इसकी जो क्षमता है इसको अभी चीन के शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करेवा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है सीढ़ीनुमा कृषि, करेला की खेती, झूम कृषि या फिर केसर की खेती। तो करेवा का संबंध जो है केसर की खेती से है। करेवा की अगर बात करें तो कश्मीरी भाषा में करेवा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर उठी हुई भूमि। तो इस तरह की जो भूमि है या इस तरह की जो भूमि है वह मुख्य रूप से कश्मीर की घाटी में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से काफी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है और यहाँ पर केसर की खेती जो है मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सेब की भी खेती की जाती है और अन्य कई जो है नकदी फसलें हैं उनकी खेती इस मिट्टी में की जाती है, यानी कि करेवा में की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेवा का अर्थ है ऊपर उठी हुई भूमि, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहले तो यह एक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है जो कि कश्मीर घाटी में पाई जाती है। इसमें अगर बात करें तो केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। और यह मुख्य रूप से अगर बात करें जो इस प्रश्न के संदर्भ में, तो करेवा कश्मीरी केसर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके लिए वर्ष 2020 में केसर के गहरे रंग के कारण, जो इसका लाल रंग होता है उसका गहरा रंग जो है लाल रंग का, उसके कारण, उच्च सुगंध के कारण और स्वाद के कारण इसे GI टैग भी दिया गया था। किसे? कश्मीरी केसर को, जो कि उत्पादित किया जाता है करेवा में। करेवा क्या है? एक जलोढ़ मिट्टी है जो कि कश्मीर घाटी में मुख्य रूप से मिलती है। अब केसर की अगर बात करें कश्मीरी केसर की, तो यह मुख्य रूप से 3 तरह से पाया जाता है, जिसे लच्छा केसर, मोगरा केसर और गुच्छी केसर कहते हैं। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हो सकता है कि लच्छा, मोगरा और गुच्छी देकर के पूछ ले कि इसका संबंध किससे है और साथ में 4 विकल्प दे दे जिसमें करेवा दिया रहा हो, तो करेवा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आगामी प्रश्न पत्र में आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।